हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 जो है करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। आज जो है हम इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है अध्याय 5 का नाम क्या है, मतलब चैप्टर का नाम क्या है। तो हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। अब चलते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक जो है गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। तीसरा प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं उसका विकास जो है किस लिपि से हुआ है। तो उसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से जो है नागरी लिपि का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम प्रमाण किस सम्राट के अभिलेखों में पता चलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ब्राह्मी लिपि है, क्या है? ये जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्राचीनतम प्रमाण, मतलब कि पुराने समय में जो ये लिपि चलता था तो इसका प्राचीनतम प्रमाण किस सम्राट के अभिलेखों से मिलता है, मतलब किस राजा के अभिलेख में मिलता है कि ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों से सबसे पहले पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मैं पहले बता दूं ये आज जो भी ऑब्जेक्टिव्स करने वाला हूँ इस चैप्टर में जो है इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स जो है नहीं आते हैं और आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है अगला देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से प्रमुख रूप से है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो देवनागरी लिपि है ये कहाँ से लिपि लिया गया है। तो ब्राह्मी लिपि से निकला है और इससे जो है किस भाषा का संबंध सबसे ज़्यादा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है तमिल, चौथा है उर्दू। तो आप लोग बताइए कि इनमें से किस भाषा का सबसे ज़्यादा मेल इसमें से खाता है, मतलब किस भाषा का संबंध सबसे ज़्यादा है इसमें देवनागरी लिपि से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि से निकल करके बना हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नागरी लिपि का विकास मुख्यतः किस देश में हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नागरी लिपि है जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं इस लिपि का विकास जो है किस देश में मुख्यतः हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर, भारत। कहाँ हुआ? तो भारत में जो है इस लिपि का विकास हुआ था और इसी लिपि से जो है हिंदी भाषा निकला था। क्या निकला था? हिंदी। हिंदी भाषा जो है इसी लिपि से निकला हुआ है। किस लिपि से? तो नागरी लिपि जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नागरी शब्द का संबंध किससे माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नागरी जो शब्द है इसका संबंध जो है किससे माना जाता है। ऑप्शन ए है नगर, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है पर्वत, ऑप्शन डी है ग्राम। तो आप लोगों को बता दें कि नागरी शब्द जो है नगर से निकल करके बना है। किससे? नगर से निकल करके बना हुआ है। कौन सा शब्द? तो नागरी शब्द। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर क्या पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे ऊपर लिखा हुआ है देवनागरी लिपि तो इसमें शब्दों के ऊपर क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है बिंदु, ऑप्शन बी में है शिरोरेखा, ऑप्शन सी में है मात्रा, ऑप्शन डी में है चिन्ह। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अक्षर लिखते हैं तो ऊपर जो है एक लकीर खींचते हैं। जैसे ये देवनागरी ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये देवनागरी लिखा हुआ है तो इसके ऊपर एक लाइन है, लिपि के ऊपर भी एक ऊपर लाइन है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो उसको हम कहते हैं शिरोरेखा। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें ज़्यादा प्रश्न आज मैंने नहीं लिए, 20 प्रश्न ही हैं और इससे ज़्यादा जो इसमें पूछे नहीं जाते हैं प्रश्न, इसलिए मैंने इसमें कम प्रश्न ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो देवनागरी लिपि है यह किस दिशा में लिखी जाती है, मतलब जैसे देवनागरी लिपि तो किस दिशा में लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाएं से
दाएं। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, हिंदी किधर से लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां। क्या हो गया, ये बायां और ये हो गया दायां। क्या हो गया, दायां। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी क्या हो गया, बाएं से दाएं लिखाता है। कैसे लिखाता है, तो बाएं से दाएं लिखाता है, मतलब ऐसे ऐसे लिखाता है। तो ये हो गया देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि भी सेम ऐसे ही लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये साइड होता है बायां और ये साइड होता है दायां, ये साइड बायां और ये साइड दायां। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नगरी लिपि को किस प्रकार की लिपि माना जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10वां नंबर प्रश्न कि नगरी लिपि जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, यह किस प्रकार की लिपि माना जाता है, कि देवनागरी लिपि जो है या नगरी लिपि किस प्रकार की लिपि मानी जाती है, किस प्रकार की लिपि मानी जाती है। ऑप्शन ए में है चित्रलिपिक, यानी ऑप्शन ए कह रहा है चित्र के द्वारा। ऑप्शन बी है ध्वन्यात्मक, मतलब जो बोलते हैं वैसा। ऑप्शन सी है संकेत लिपि। ऑप्शन डी है गुप्त लिपि। तो आप लोगों के बता दें कि ये जो है ध्वन्यात्मक लिपि, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। ध्वन्यात्मक लिपि है, मतलब इसको बोलने से पता चलता है। जैसे कि कोई शब्द लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है नागरी, तो नागरी पढ़े हैं तभी मालूम चला है कि यह नागरी लिखा हुआ है, लिखते भी है पढ़ते भी है। तो ये ध्वन्यात्मक लिपि है, मतलब ध्वनि इससे उत्पन्न होता है पढ़ने के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन। देवनागरी लिपि में क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन किसके आधार पर लिखे जाते हैं। मतलब जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है वो किसके आधार पर लिखे जाते हैं, किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्वनि के आधार पर, मतलब बोलते हैं, बोलने के आधार पर जो है स्वर और व्यंजन वर्णों का पता चलता है। जैसे हम बोलते अ बोलते हैं तो अ क्या हुआ, स्वर वर्ण, और क हुआ तो क कैसा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है। तो बोलने से ही पता चलता है कि वह वर्ण जो है स्वर है या व्यंजन है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन किसके आधार पर लिखे जाते हैं, तो ध्वनि के आधार पर, आवाज के आधार पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 12 नंबर क्या कह रहा है, नगरी लिपि के प्रचार में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहा है कि नगरी लिपि के प्रचार में, नगरी लिपि के प्रचार प्रसार में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब इस लिपि को प्रचार करने में किस संस्था ने जो है बहुत प्रयास किया, बहुत योगदान दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नागरी प्रचारणी सभा। कौन सा हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। क्या हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा जो थी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दी। किस चीज़ में, तो इस लिपि के जो है प्रचार प्रसार करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। अब वही संस्था के बारे में पूछ रहा है कि उस संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस संस्था की स्थापना जो है वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो वाराणसी। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वाराणसी में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, 1893। कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वाराणसी, वाराणसी। अभी जो ऊपर क्वेश्चन था वो इसी से था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, नगरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नगरी लिपि का जो विकास हुआ है, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं, उसका जो है किस लिपि से विकास हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि। क्योंकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों से पता चलता है, और वहीं से जो है देवनागरी लिपि लिख रहा है, और देवनागरी लिपि से जो है हिंदी भाषा निकली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब
अगला प्रश्न कह रहा है लेखक गुणाकर मूल्य मुख्यतः किस भाषा के लेखक थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये लेखक है गुणाकर मूल्य वो किस भाषा के लेखक थे। तो आप लोग बता दें कि ये जो है विज्ञान एवं साहित्य के लेखक है। किसके? विज्ञान एवं साहित्य के लेखक है। मतलब ये साहित्य ज़्यादा लिखा करते थे। कैसा? साहित्य लिखने का ये जो है काम किया करते थे। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ, और ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिरोरेखा होती थी। क्या ऐसा शिरोरेखा होता था? तो हाँ, वैसा होता था। या दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो नहीं, ये दाएं से बाएं नहीं, मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें स्वर नहीं होते हैं? गलत है ये भी। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। यह केवल चित्रों से बनती है? नहीं, ये चित्रों से नहीं बनती है, ये ध्वनि और मात्राओं से बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए। क्या हो जाएगा? इसमें शिरोरेखा होती है। क्या होती है? इसमें शिरोरेखा होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 18 नंबर की, नगरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं के लिए होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नगरी लिपि जो है इसका प्रयोग जो है किन किन भाषाओं में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी तथा भारत की अन्य भाषाएं। मतलब कि हिंदी में ही होता है, लेकिन और भी भाषाएं हैं उसमें भी जो है नगरी लिपि का थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है नगरी लिपि के विकास का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो नगरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि है इसका विकास किसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, भारतीय संस्कृति से। देवनागरी लिपि जो है केवल भारत में ही ज़्यादा प्रचलित है। भारत, नेपाल इस सब में जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका विकास जो है भारतीय संस्कृति से ज़्यादातर हुआ है। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। अब लास्ट प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि पाठ का मुख्य विषय क्या है। नागरी लिपि पाठ का जो है मुख्य विषय क्या है। तो आप लोगों को बता दें इसका मुख्य विषय जो है नागरी लिपि का विकास और इतिहास है। क्या है? नागरी लिपि का विकास और इतिहास है। मतलब कि इस लिपि का कैसे विकास हुआ और यह लिपि जो है कितना पुराना है, यह इस लिपि की मुख्य विशेषता है। तो ये जो है प्रमुख 20 प्रश्न थे। आप लोग जो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा ताकि आप लोग के दिमाग में ये जो है अंदर तक चला जाए और इसे कभी ना भूलें। और एग्जाम में यही सबसे आता है। पहले मैं ये सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, फिर उसके बाद जो है 100 ऑब्जेक्टिव्स का 2 वीडियो आएगा, उसमें से जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यही कहना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करके। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी करके जाइएगा। आपका अगला वीडियो अगले चैप्टर का आएगा, तो इसे जो है तब तक याद करके रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।